नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है विधानसभा पार्लियामेंट रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन, गति 140 शब्द प्रति मिनट। और दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी पर भी मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट दिसंबर 1967 में संसद के सामने जब राजभाषा संशोधन विधेयक पर विचार हुआ था, तब उसके साथ ही हिंदी के विकास और प्रचार प्रसार, विद्यालयों में हिंदी के अध्ययन, सरकारी नौकरियों में प्रवेश पाने के लिए भाषा ज्ञान की स्थिति आदि के विषय में एक सरकारी संकल्प पर भी विचार हुआ था। विधेयक के साथ साथ वह संकल्प जिस रूप में राज्यसभा तथा लोकसभा द्वारा पारित हुआ, उससे सरकारी नीति की अधिकृत जानकारी हम सबको मिलती है और हिंदी के राजकाज में प्रयोग के बारे में स्थिति स्पष्ट हो जाती है। पैरा संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और उसके अनुच्छेद 351 के 2 अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि और उसका विकास करना ताकि वह संपूर्ण भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का सर्वसम्मत माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है। यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषा के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और उसके लिए किए गए या किए जाने वाले उपायों एवं की गई प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी और सभी राज्य सरकारों को भेजी जाएगी। संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत की 14 मुख्य भाषाओं का भी उल्लेख किया गया है और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास के लिए सामूहिक उपाय किए जाने चाहिए, तभी हिंदी राष्ट्रभाषा बन सकती है। यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी तथा सभी भारतीय भाषाओं का समन्वित विकास हो। पैरा उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस दल बदल प्रतिवेदन पर बोलने का मौका दिया। इसके बाद मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूं कि आज इस तरह की चर्चा की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि आज हमारे देश में जो परिस्थिति पैदा हो रही है दल बदल के कारण, उसकी वजह से न केवल हर राजनीतिक पार्टी को बल्कि हर एक को बड़े असमंजस में जाना पड़ता है। देश की जनता को प्रजातंत्र के ऊपर जो एक बड़ी आस्था थी, जो एक बड़ा विश्वास था, वह भी आज यह देखने लगी है कि जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी के आदमी को चुनकर हम भेजते हैं, जिन सिद्धांतों के ऊपर वह हमसे वोट लेता है, जिस चीज़ पर वह वचनबद्ध होता है, जिस सिंबल को दिखाकर हमसे वोट लेता है, वह बाद में चुन लिए जाने के बाद अपने सिद्धांतों को, अपनी आस्था को, अपने नियमों को और अपने सिंबल की कोई परवाह नहीं करता है और अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा सकता है या दूसरी पार्टी बदल लेता है। तो यह बात हमारे जनतंत्र के लिए न केवल अशोभनीय है बल्कि एक अत्यंत दुखद घटना है। इस बात पर हम तुरंत ध्यान दें। पैरा जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा और मैं भी इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि जहाँ इस बात के लिए दूसरी पार्टियाँ जिम्मेदार हैं, वहाँ कांग्रेस पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। सच्चाई को हमेशा कबूल कर लेना चाहिए और अपनी खामियों को मान लेने में कोई बुराई नहीं है। मैं इस बात को मानती हूँ कि कांग्रेस में भी कुछ खामियाँ हैं और हमने भी कुछ गलतियाँ की हैं। पैरा समाज में जिस तरह के व्यक्ति होते हैं, उन्हीं में से हर पार्टी में व्यक्ति चुनकर आते हैं, वही नुमाइंदे आते हैं। इस तरह की कमजोरी चाहे कांग्रेस पार्टी में हो चाहे दूसरी पार्टी में हो, इस तरह की कमजोरी हर पार्टी के व्यक्ति के अंदर है। इन कमजोरियों की वजह से अगर कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी पर दोषारोपण करती है तो यह अनुचित है। पैरा इस तरह से
समाज के अंदर जो त्रुटियां आई हैं वह इस देश की हर पार्टी का दोष है। इसके लिए अकेली कांग्रेस ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हर एक पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस ने कई बार चाहा कि इस तरह की बात को रोका जाए। कांग्रेस का इस बात की तरफ ध्यान भी गया था, किंतु परिस्थितियां ऐसी थीं कि अगर कांग्रेस पहले इस मामले पर लीड करती तो शायद दूसरी पार्टी के लोग यह समझते कि बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को इस तरह की बौखलाहट हो रही है। जब कांग्रेस पार्टी से बहुत से लोग दूसरी पार्टी में गए तो दूसरी पार्टी के लोगों ने बहुत खुशी मनाई, जश्न मनाए और जगह जगह पर सरकारें बनाई। लेकिन चंद दिनों के बाद वे सरकारें फेल हो गई और उनको मुंह की खानी पड़ी। आज उनके दिमाग में यह बात आई है और मुझे खुशी है कि देर आयद दुरुस्त आयद। उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा है। पैरा, जिस किसी पार्टी की तरफ से इस तरह की बातें हो रही हैं, अब वे महसूस करने लगी हैं कि यह जनतंत्र के लिए अशोभनीय चीज़ है। इस बारे में सब पार्टियों की जो कमेटी बिठलाई गई थी, जो समिति बनाई गई थी, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने बतलाया कि इस समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसके बारे में बहुत से सदस्यों ने अपने अपने विरोधाभास के नोट भी दिए हैं। लेकिन इस समिति में इस चीज़ के बारे में विचार हुआ और सब ने अपनी अपनी विचारधारा रखी। पैरा, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो व्यक्ति जिस सिंबल पर, जिस पार्टी के सिद्धांत पर, नियमों के आधार पर जनता के बीच से चुनकर आता है, अगर वह अपनी पार्टी को छोड़ देता है तो उसे अपना पद भी छोड़ देना चाहिए। चाहे वह विधायक हो, चाहे वह संसद सदस्य हो, उसे जनता के सामने जाकर अपनी परिस्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि किन कारणों से उसने अपनी पार्टी को त्याग दिया है, कौन सी खामियां उस पार्टी में थीं जिनकी वजह से उसे छोड़ना पड़ा और दूसरी अपनानी पड़ी। पैरा, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बिल पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। यद्यपि मेरे विचार से यह बिल भी नाकाफ़ी है। आज देश में जो परिस्थिति है उसको दृष्टि में रखते हुए इस बिल में कुछ ऐसी धाराएं होनी चाहिए थीं जो ज़्यादा कारगर होती। अभी मेरे मित्र इस बारे में अपने विचार प्रकट कर रहे थे। शायद वह भूल गए कि जो पार्टी इस समय सत्तारूढ़ है उसने स्वयं अपने सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से उनकी संपत्ति आदि के बारे में हिसाब मांगने की योजना बनाई है और कहा जाता है कि उसके मुताबिक वे हिसाब भी देते हैं। यह बात स्वयं इस बात का प्रमाण है कि समय और परिस्थिति के अनुसार काम हुआ करते हैं। कागज पर लिख देना कि मिनिस्टर जिम्मेदार होता है, इससे ही अगर कुछ हो जाता है तो जो घोटाले रोजाना हो रहे हैं वे न होते। इसलिए यह जरूरी है कि इस तरह का बिल लाया जाए और उसको क्रियाशील बनाया जाए। मैं नहीं समझता कि सरकार इसका विरोध करेगी या इस बारे में कोई आपत्ति करेगी। पैरा, मेरे मित्र ने कहा है कि वह भी हिसाब देने वालों में है और सब लोग हिसाब देते हैं, लेकिन किस तरह के हिसाब दिए जाते हैं और उनके बारे में क्या अमल होता है वह इस विषय पर ठंडे दिल से विचार करेंगे तो स्वयं सही निर्णय कर सकेंगे। वास्तविकता यह है कि ऐसे ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि जिन लोगों के पास आज़ादी से पहले खाने को नहीं था, जिनके पास कोई काम नहीं था, आज उनके पास बहुत सी जायदाद है, बहुत सा रुपया है, बहुत सा रोजगार है। वह सब कहाँ से आ गया, यह जानने में कोई मुश्किल नहीं हो सकती है अगर नीयत साफ हो। इस बिल में केवल इतनी बात रखी गई है कि मंत्री महोदय सालाना अपना हिसाब पेश करें, लेकिन सांसदों के लिए अपना हिसाब पेश करने की अनिवार्यता इस बिल में क्यों नहीं रखी गई है, उसका स्पष्टीकरण मंत्री महोदय देने की कृपा करें। इसका प्रावधान
तो संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से किया था। पैरा। श्रीमान, मेरा निवेदन यह है कि जब हम दूसरे आदमी का हिसाब मांगते हैं, बहुत सी कंपनियों का हिसाब मांगते हैं, उन पर पाबंदियां लगाते हैं, तो यह कहना कि हम मंत्रियों पर पाबंदी इसलिए न लगाएं कि वह मंत्री बन गए हैं, इस बात का घोतक है कि हमारे मित्र वास्तविकता नहीं समझते। इस संबंध में यह जो दलील दी जाती है कि मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, वह कैबिनेट में हैं, इसलिए जब तक उनके खिलाफ कोई अविश्वास का प्रस्ताव न लाया जाए तब तक यह कानून बनाने का औचित्य नहीं है। मैं समझता हूं कि यह दलील निराधार है, क्योंकि जो मिनिस्टर ईमानदार हैं, यह कानून बनाने से उनको सहूलियत मिलती है। कानून बनाए भी इसलिए जाते हैं। आज हमारे देश की परिस्थिति इस प्रकार की बन चुकी है कि हर एक आदमी भ्रष्टाचार की बात कहता है और भ्रष्टाचार आम चर्चा का विषय हो गया है। मैं जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि सत्तारूढ़ दल के लोग भी छिपे छिपे कहते हैं कि अमुक आदमी ने बेईमानी कर ली है, अमुक ने नहीं की है आदि। आम जनता और विरोधी दलों का तो प्रश्न ही क्या है। विरोधी दलों के अतिरिक्त स्वयं सत्तारूढ़ दल के लोग ही आज जब एक दूसरे को बेईमान कह सकते हैं, तो इस दिशा में कोई कानून न बनाना और अपने आप को छिपाए रखना उचित नहीं है। विराम। आशा करते हैं आप सभी को यह डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसी ही और डिक्टेशंस पाने के लिए रेगुलर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को पहले मिल सके। धन्यवाद।